हाँ अब ठीक है। चलो अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में मैं आपको जहां जहां बताते जाऊं, वैसे ये सब्जेक्ट जो है, ये टॉपिक जो है, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा ओड लगेगा, मतलब बॉटनी से रिलेटेड ये टॉपिक है, तो थोड़ा सा आपको जो है समझने में दिक्कत आएगी, बट ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है कि आप इसको समझ नहीं सकते, आसानी से समझ सकते हो। बस आपको एक प्लांट को अपने माइंड में रखना है, एक प्लांट या एक पौधे को अपने माइंड में रखो, और उस पौधे के अंदर जो दैनिक क्रियाएं होती है, दैनिक क्रियाएं मतलब क्या क्या होता है पौधे के अंदर, पहले तो आप मुझे ये बताओ। एक तो पौधा जमीन से पानी लेता है जड़ों के द्वारा, तो ये भी उसकी क्या है, एक फिजियोलॉजी का एक क्या है, प्रोसेस है। कुल मिला के अगर हम देखें तो पौधे के अंदर होने वाली जैविक क्रियाएं, जैविक क्रियाएं मतलब जितनी भी पौधे के अंदर मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिक क्रियाएं कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों मिलाकर। कैटाबॉलिक मतलब होता है तोड़ना, एनाबॉलिक मतलब होता है जोड़ना। तो जितनी भी क्रियाएं होती है, चाहे पौधा वाष्पोत्सर्जन, पौधे से पानी भाप बनकर बाहर निकल रहा है, या पौधा जड़ों से पानी खींच रहा है, जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंच रहा है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, पौधे में श्वसन हो रहा है, ठीक है। फिर उस भोजन का एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा पौधे के शुष्क भार में बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है। वृद्धि को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए अलग अलग हार्मोन जो हैं उनका संश्लेषण हो रहा है। ये सभी का अध्ययन हम किस में करते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। लेकिन इस प्लांट फिजियोलॉजी का एक जो टॉपिक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशंस, पोषक तत्वों का अवशोषण, आया ना समझ में, उसको हम कहाँ पढ़ेंगे, जब हम उधर खाद उर्वरक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, क्योंकि वो उससे रिलेटेड है, तो वहां आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी हम जो शुरू करते हैं वो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, ताकि आपको जो है, सर टफ बहुत है, बहुत आसान है भैया, बहुत आसान है। मैं आपको जहां जहां बताते जाऊं ना, बस उसको आप ध्यान रखते जाना। और जो भी टेस्ट सीरीज में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं, वो नोट्स को सामने लेके बैठना और नोट्स में अंडरलाइन करते जाना, बस। एक नोट्स है ना, दूसरे इसमें है, दूसरा पतला वाला है ना, उसमें है, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर बहुत इजी टॉपिक है, कोई ऐसा कठिन वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे तो सरल लगेगा, बीच में से शुरू कर देंगे ना तो कठिन लगेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आपने सबसे पहली चीज देखी होगी, एक जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं भैया। क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, पहले पढ़ चुके हैं। देखो पहले तो प्लांट फिजियोलॉजी क्या होता है, पौधे के अंदर जितनी भी होने वाली जैविक क्रियाएं हैं, चाहे वो कैटाबोलिक हो या एनाबोलिक हो। कैटाबोलिक का मतलब होता है तोड़ने वाली क्रियाएं, एनाबोलिक का मतलब होता है बनाने वाली क्रियाएं। कैटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों क्रियाएं मिलकर क्या होती है, दोनों क्रियाओं को मिलकर कहा जाता है मेटाबॉलिक क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं। पौधे के अंदर जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती है, चाहे पौधा क्या करे, मृदा से पानी का अवशोषण करे, आया ना समझ में, फिर जड़ों के द्वारा पानी को पत्ती तक पहुंचाए, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण हो, प्रकाश संश्लेषण से भोजन बने, भोजन बनने के बाद उसको पौधे के सभी भागों में बांटा जाए, ट्रांसलोकेशन किया जाए, ठीक है। फिर उस भोजन का ऑक्सीकरण हो, मतलब श्वसन हो, आया ना समझ में। उस भोजन के ऑक्सीकरण से अलग अलग जो पदार्थ बनते हैं, साथ ही साथ पादप वृद्धि कैसे होती है, पादप वृद्धि भी इसी में आती है। और पादप वृद्धि में कौन कौन से हार्मोन्स जो होते हैं वो भाग लेते हैं, इन सभी के बारे में हमको प्लांट फिजियोलॉजी या पादप कारिकी के अंदर ही पढ़ना है, ठीक है। तो पौधे के अंदर होने वाली जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, उन सभी को क्या कहा जाता है, प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। प्लांट फिजियोलॉजी के जनक कौन है, इनके जनक हैं स्टेफन हेल्स। कौन है, स्टेफन हेल्स, ठीक है। कौन है, स्टेफन हेल्स, ध्यान रखना। प्लांट फिजियोलॉजी के जनक कौन है, स्टेफन हेल्स हैं। नहीं लिखा है तो आप नोट्स में लिख लो, ठीक है। पादप
कारिकी या प्लांट फिजियोलॉजी के जनक है स्टीफन हेल्स। इनको पादप कारिकी का जनक माना जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम पादप कारिकी में पढ़ते हैं मुरझान। आपने देखा होगा पौधों का मुरझाना भी एक उसकी जैविक क्रिया है ना। अरे जैसे हमारी जैविक क्रिया है ना, हम अगर समय से पानी नहीं मिले या शरीर में पानी की कमी हो जाए तो हमारा शरीर क्या होता है, मुरझाने लगता है। ठीक है, वैसे ही पेड़ पौधों के अंदर भी क्या होता है, अगर पानी की कमी हो जाए तो पानी की कमी होने से पौधे में क्या होगा, मुरझाने का गुण आ जाएगा। उसकी पत्तियां, शाखाएं, कलिकाएं मुरझाने लगेगी। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है मुरझान या म्लानता। इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है विल्टिंग। क्या होता है, विल्टिंग। ध्यान रखना, विल्टिंग पहले तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। विल्टिंग एक्चुअल में होता क्या है, बाहर से देखने से आपको विल्टिंग पता नहीं चलेगा। आपको पता है कि अगर कोशिकाओं के अंदर जो टर्जिडिटी होती है, फूली हुई, आपने देखा होगा एक स्वस्थ पौधे के अंदर जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, वैक्यूल्स होती है, रिक्तिकाएं होती है। ठीक है, इन रिक्तिकाओं के अंदर लिक्विड भरा होता है और इस लिक्विड को कहा जाता है सेल सेप। क्या बोलते हैं, सेल सेप। मतलब कुल मिला के वाटर सॉल्यूशन। क्या होता है, वाटर सॉल्यूशन होता है। इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के कंपाउंड मिक्स होते हैं। किसमें, वैक्यूल या रिक्तिका के अंदर। रिक्तिका आपने पढ़ा होगा, रिक्तिका होती है ना, रिक्तिका एक सेल ऑर्गेनल होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब अगर मान लो इस कोशिका के अंदर अगर पानी की कमी हो जाए तो सीधी सी बात है, ये जो फूली हुई है, टर्जिड है। अभी क्या है, ये टर्जिड है, फूली हुई है। आया ना समझ में। अभी कोशिका कैसी है, अभी ये है टर्जिड, फूली हुई है, स्फीति दशा में है। लेकिन अगर पानी की कमी अगर पौधे में होगी तो पौधे में पानी की कमी होगी, मतलब कोशिका में पानी की कमी होगी। क्यों, क्योंकि किसी भी ऑर्गन्स का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो यूनिट होता है, इकाई होता है, उसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो होती है सेल या कोशिका। तो सीधी सी बात है, कोशिका क्या हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी। फ्लैसिड मतलब श्लथ हो जाएगी। कोशिका ऐसी सिकुड़ जाएगी। जैसे अंगूर और मनुक्का देखा है ना, अंगूर कैसे फूला हुआ है, तो आप समझ लो कि भैया इसमें पर्याप्त पानी है अंगूर में, बट इसको जब हम अगर सुखा ले, इसमें पानी की कमी हो जाए तो कैसे मुरझा जाएगा, सिकुड़ा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही पेड़ पौधों के अंगों में क्या होता है, जब पानी की कमी हो जाती है तो पानी की कमी होने से पौधे मुरझाने लग जाते हैं। इसी को कहा जाता है विल्टिंग। आया ना समझ में, क्या बोलते हैं, विल्टिंग। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, विल्टिंग कितने प्रकार की होती है, पौधों में कितने प्रकार की विल्टिंग होती है। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, एक बार एडीए की एग्जाम में पूछा था। आया ना समझ में, कि पौधों में कितने प्रकार की विल्टिंग होती है। तो विल्टिंग होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। अधिकतर बुक्स में आप देखते हो तो उसमें 2 ही प्रकार होते हैं, क्लियर। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो विल्टिंग कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, मैंने टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन पूछा है, बार बार पूछा है, क्लियर, कि विल्टिंग कितने प्रकार की होती, 3 प्रकार की होती। जब हम लोगों ने सॉइल के अंदर सॉइल वाटर पढ़े थे तो वहां भी मैंने विल्टिंग पढ़ाया था आपको, और मैंने बोला भी था कि जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे इसको। सबसे पहली जो विल्टिंग होती है वो होती है आरंभिक म्लानता, जिसको इंसिपिएंट विल्टिंग कहा जाता है। आरंभिक बोल दो, प्रारंभिक बोल दो, इसको इनिशियल विल्टिंग भी कहा जाता है। इनिशियल बोलो या इंसिपिएंट विल्टिंग बोलो, मतलब प्रारंभिक, स्टार्टिंग में जो अम्लता होती है। अब ये क्या होती है भैया, आरंभिक अम्लता। आपने देखा होगा कि कभी कभी गर्मी के समय में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो दोपहर के समय ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होने से क्या होगा भैया, अगर आपको ही पसीना ज्यादा आएगा तो आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। और ये कब होता है, इंसिपिएंट या प्रारंभिक जो म्लानता होती है, ये जनरली फसलों में दोपहर के समय होती है। दोपहर जब तापमान ज्यादा होता है, क्लियर। अब देखो, पौधा तो पानी खींच रहा है जड़ों से, जितना उसको भाई जिस दर से वो या जिस रेट से वो पानी जड़ों से खींचेगा, कोई उसमें मोटर तो है नहीं तो चाल कम ज्यादा कर देंगे, ठीक है। तो जिस दर से वो पानी खींच रहा है उसी दर से
जड़ों से क्या हो रहा है, जड़ें तो पानी खींच रही है, लेकिन ऊपर जो पत्तियां है, ये पत्तियों से तापमान ज्यादा होने के कारण क्या हो रहा है, ट्रांसपीरेशन ज्यादा हो रहा है। आया ना समझ में। अब अगर जिस दर से मान लो पानी इसने खींचा कितना 100 ml, कितना खींचा 100 ml, और ऊपर से निकल गया 120 ml, तो पानी की कोशिकाओं के अंदर क्या हो जाएगी, कमी कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं कि पूरा ही पानी खत्म हो जाएगा, पहले ऑलरेडी जो कोशिकाओं में पानी भरा हुआ है, आप बोलोगे कि सर 100 ml खींच रहा है, और मैं रेट बता रहा हूं कि 100 ml पर मिनट खींच रहा है, कितना 100 ml पर मिनट, क्लियर, ये खींच रहा है। और 120 ml जो है वो क्या कर रहा है, पर मिनट यहां से निकल रहा है कुछ समय के लिए, दोपहर के समय, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में होगा कि पत्तियां लटक जाएगी कुछ समय के लिए, 1-2 घंटे के लिए। शाम को आप खेत में जाओगे तो वापस पत्तियां स्वस्थ हो जाएगी, ठीक है। तो इसको कहा जाता है प्रारंभिक म्लानता, आरंभिक म्लानता, ठीक है। मतलब ये अदृश्य म्लानता होती है। अदृश्य म्लानता मतलब इसको जनरली खेत में जाओगे तो दिखेगा नहीं, दोपहर के समय आपको हल्का हल्का लगेगा कि फसल को पानी चाहिए, लेकिन उतना क्लियर नहीं होगा कि भैया हाँ जरूरी ही है, ठीक है। तो इसको हम अदृश्य या इनविजिबल विल्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये कुछ समय के लिए होती है, जनरली दोपहर के समय जब वाष्पोत्सर्जन की दर, सर आपने क्वेश्चन बताए बस कहां से आएगा, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन बताया कितने प्रकार की अम्लता होती है, इसको स्टार्टिंग में समझो राजौरिया जी, ठीक है। स्टार्टिंग में जब आपको फिजियोलॉजी समझ में आने लग जाएगा ना, तो फिर मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा दूंगा। अभी थोड़ा हम क्या जनरल डिस्कस कर रहे हैं, पहला लेक्चर है, ठीक है। तो आपको पौधे की क्रियाओं के बारे में समझ में आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि मेरे द्वारा बोले गए कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनसे आपके माइंड में लॉजिक आ जाता है क्वेश्चन पेपर को देखकर। तो अगर मान लो नोट्स में भी नहीं है कोई सी ऐसी चीज जो जनरल पूछ ली लॉजिक वाली, तो वो क्या है समझने से आप बना देते हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो आरंभिक म्लानता जो होती है ये कुछ समय के लिए होती है, इसमें पेड़ पौधों में आंशिक कमी होती है, ठीक है, आंशिक पार्शियल डिफिशियंसी होती है मॉइस्चर की, और वापस ठीक हो जाता है पौधा, ठीक है, अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं कि आपको खेत में पानी देना है, हो गया। कारण क्या था, दोपहर के समय थोड़ा रेट बढ़ गया था किसका, वाष्पोत्सर्जन का, बट 1-2 घंटे बाद जब मौसम ठंडा हुआ तो वापस नॉर्मल हो गया पौधा, ठीक है। तो इसको प्रारंभिक या आरंभिक या इंसिपिएंट विल्टिंग कहा जाता है, अपने आप सुधर जाती है, स्वतः समाप्त हो जाती है। अब क्वेश्चन आपको अगर पूछे कि कौन सी विल्टिंग स्वतः समाप्त हो जाती है, तो कौन सी, आरंभिक या इंसिपिएंट विल्टिंग, हो गया क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा आता है अस्थायी म्लानता, जिसको टेम्परेरी विल्टिंग कहा जाता है। टेम्परेरी, टेम्परेरी मतलब जैसे आप खेत में गए, आपने देखा, आज देखा भैया फसल सुबह से शाम तक आपको थोड़ी मुरझाई हुई दिख रही है, ठीक है, कल भी गए, कल भी आपको फसल 1-2 दिन तक आपको फसल थोड़ी मुरझाई हुई दिखेगी, ठीक है। आपको लगा कि अब सिंचाई करना जरूरी है, मतलब मिट्टी में जो उपलब्ध जल है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। उपलब्ध जल किस एटीएम के बीच में होता है, मैंने आपको बताया था, उपलब्ध या अवेलेबल जल जो होता है वो -15 से किसके बीच में होता है, -15 से -0.33 बार के बीच में होता है। पीएफ वैल्यू कितनी, पीएफ वैल्यू भी पता होना चाहिए, 2.54 से 4.2 इसके बीच में होता है। आया ना समझ में। अब इसमें क्या हो रही है, धीरे धीरे कमी हो रही है, आया ना समझ में। इसमें थोड़ी कमी हो गई तो पौधा 1-2 दिन के लिए क्या है, मुरझाने के लक्षण बताएगा। आपने सिंचाई कर दी, सिंचाई करने से वापस पौधा हरा भरा हो जाएगा, ठीक है। तब इसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेरी विल्टिंग। इसको हम दूर कर सकते हैं किससे, सिंचाई के द्वारा, ठीक है। अभी कोशिका ने पूर्ण रूप से अपनी टर्जिडिटी को खोया नहीं है, सेल जो है पूर्ण रूप से स्लथ नहीं हुई है, सिकुड़ी नहीं है पूरी की पूरी। अभी कोशिकाओं के अंदर थोड़ा पानी है जीवित रहने इतना,
आपने पानी दिया, खेत में सिंचाई की, और सिंचाई करने से वापस क्या हो गया, पौधा ठीक हो गया। हो गया क्लियर। तीसरी जो आती है उसको कहा जाता है स्थायी म्लानता, परमानेंट विल्टिंग। परमानेंट विल्टिंग क्या होता है भैया, इससे क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछा जाता है। परमानेंट विल्टिंग हम लोगों ने उधर जब मृदा जल पढ़ा था तो वहां पर भी पढ़ा था। परमानेंट विल्टिंग जो होती है वो कितने बार पर होती है, मैंने बताया था आपको, -15 बार जल विभव दाब पर होती है। जब जल की कमी हो जाए, मतलब जो एक्सटर्नल कैपिलरी वाटर है वो खत्म हो जाए, तो क्या क्या होता है, परमानेंट विल्टिंग आएगा। मैंने आपको कुछ याद आ रहा है, मैंने जब मृदा जल पढ़ाया था तो आपको ऐसा बताया था कि -0.33 और -15 और -31 बताया था, और पीएफ वैल्यू भी बताया था 2.54 और 4.2 और 4.5। ठीक है, यहाँ पर आपका ये जो है ये फील्ड कैपेसिटी थी, यहाँ पर विल्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताया था, ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बताया था, याद आ रहा है कुछ तो। और मैंने आपको बोला था कि ये जो -0.33 से -15 के बीच में जो पानी है यही उपलब्ध है, यही पौधों को मिलता है। इसमें अगर 50% की कमी हो जाए, कितनी, 50% की कमी हो जाए तो टेम्परेरी विल्टिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, बस टेम्परेरी विल्टिंग जैसे ही शुरू हो तो आपको पानी देना है, अदरवाइज और पानी अगर कम हो गया, इतना पानी तो पौधा बहुत आसानी से लेता है, मजे से लेता है। ठीक है, लेकिन इधर जब हम आते हैं, जब उपलब्ध जल 0 से 0.33 बार से -15 बार के बीच में जो पानी होता है, इस पानी में यह उपलब्ध जल, इस उपलब्ध जल में 50% अगर कमी हो गई तो पौधे में अस्थायी विल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहां आपको सिंचाई देना जरूरी है। अगर ये पानी की कमी होते होते पानी कहां पहुंच गया, -15 बार तक पहुंच गया, इधर का पूरा पानी उपलब्ध खत्म हो गया, तो पौधे को पानी नहीं मिलेगा। पौधे को पानी नहीं मिलेगा तो कोशिकाएं पूरी सिकुड़ जाएगी, स्लथ हो जाएगी, फ्लैशिड हो जाएगी और मर जाएगी। ठीक है, ऐसी स्थिति में कौन सी विल्टिंग पैदा होती है, परमानेंट विल्टिंग। आया समझ में। तो परमानेंट विल्टिंग 15 बार पर होती है और इसको सुधारा नहीं जा सकता। ठीक है, इसको आप खूब भी खेत में पानी दो, नहीं सुधार सकते। क्यों? क्योंकि कोशिका जब मर जाएगी उसके बाद पानी दोगे तो क्या वो वापस जीवित होगी? एक बार सेल अगर मर गई तो वापस जीवित नहीं होगी। जैसे हमारा अगर मान लो कोई सा कोशिका मर गया, ये हम निपट गए, तो कितना भी आप हॉस्पिटल, आईसीयू, XYZ दुनिया में घुमा लो, कोई वापस जिंदा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये होती है परमानेंट विल्टिंग। हो गया क्लियर? समझ में आया ना? बहुत बढ़िया। अगर समझ में आया, सभी को हो गया भैया विल्टिंग क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा जल अवशोषण या वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है भैया? वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है इसको थोड़ा सा समझना। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पौधे की जो जड़ होती है उसकी जड़ में 4 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं? 4 क्षेत्र। पहले हम यहां थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, पहले जड़ को हल्का सा देख लो। क्यों? क्योंकि ये क्लियर हो जाएगा तो काफी क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर हम देखें तो जो मूल रोम होते हैं वो कहां पर होते हैं? जो जड़ होती है, ये मान लो ये रूट है। ठीक है, रूट के शीर्ष पर जो होता है ये होता है रूट केप। क्या होता है? रूट केप होता है। रूट केप जिसको मूल टोप कहा जाता है। आया ना समझ में? ये जनरली अगर हम देखें तो रूट केप जो होता है ये सभी मीजोफाइट्स में होता है। बट अगर हम हाइड्रोफाइट्स की बात करें, जलीय पौधे की बात करें, तो जलीय पौधों में ये रूट केप नहीं होता है। आया ना समझ में? क्योंकि उनकी जड़ें तो पानी में रहेगी, जमीन में तो जाना नहीं है उसको। ठीक है, और जितने भी आपने पैरासाइट्स प्लांट्स पढ़े हैं, परजीवी पौधे आपने पढ़े होंगे, पढ़े हैं, जैसे ओरोबंकी है, अमरबेल है, जो जड़ परजीवी होते हैं। ठीक है, रूट पैरासाइट होते हैं, उनकी रूट के अंदर भी रूट केप नहीं होता है। आया ना समझ में? इस चीज को ध्यान रखना। अब ये जो रूट केप होता है ये स्थलीय पौधों के अंदर होता है।
आया ना समझ में, जिनकी जड़ें जमीन में जाती है और वहां से पोषक तत्वों को खींचती है। ये रूट केप काय का बना होता है? जनरली ये बना होता है कैलिप्ट्रोजेन टिश्यू का। किसका बना होता है? कैलिप्ट्रोजेन टिश्यू का। और ये बहुत मजबूत होता है, और मजबूत होने के कारण आपने देखा होगा जमीन को ये तोड़ के अंदर जड़ को ले जाता है, ये रास्ता बनाता है जड़ के लिए। आया ना समझ में? ध्यान रखना, ताकि पीछे की जड़ को नुकसान नहीं हो, क्योंकि रूट केप के पीछे जो होता है इसको कहा जाता है, यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको विभाज्योतक कहा जाता है। टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब विभाज्योतक, शीर्ष विभाज्योतक। जड़ का जो रूट केप है, रूट केप के जस्ट पीछे, मतलब रूट केप के पास दूसरा जो क्षेत्र आता है मेरिस्टेमेटिक जोन आता है। क्या आता है? मेरिस्टेमेटिक जोन। ध्यान रखना, दूसरा क्षेत्र, ठीक है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। यहां पर क्या होता है? यहां पर लगातार कोशिकाएं क्या होती है? डिवाइड होती है, विभाजन होता है। विभाज्योतक इसका हिंदी में नाम है, विभाज्योतक। आया ना समझ में? तो नाम से ही समझ में आ जाएगा, विभाजन करने वाली कोशिकाएं यही हैं, और विभाजन करके कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाने का काम यही होता है, नई कोशिकाएं यही बनती है। तो ये दूसरा भाग हो गया, ठीक है। इसके बीचों बीच में यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर होता है शांत केंद्र। शांत केंद्र, शांत केंद्र क्या होता है? क्यूसेंट सेंटर। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि जड़ के किस भाग में शांत केंद्र होता है? क्यूसेंट सेंटर होता है। शांत केंद्र का मतलब यहां पर जो कोशिकाएं हैं वो बिल्कुल शांत बैठी है, डिवीजन नहीं कर रही है, यहां की कर रही है, ये बैठी है। किसी कारण से अगर ये रूट डैमेज हो जाए, मान लो ये पूरा भाग टूट गया, तो ये जो कोशिकाएं रहेगी ये क्या करेगी? एक्टिव हो जाएगी, और फिर ये डिवीजन को चालू कर देगी, फिर ये करने लग जाएगी कोशिकाओं का विभाजन। आया ना समझ में? अभी तो ये शांत बैठी है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि भैया ये रिजर्व है। क्या है? रिजर्व। ये बैठी है चुपचाप, शांत बैठी है। और शांत बैठने का मतलब ये नहीं कि ये विभाजन नहीं कर सकती, ये कर सकती है। बट ये जैसे आपने देखा होगा ना आर्मी में कि बॉर्डर पर लड़ने वाले ठीक है, लेकिन रिजर्व फोर्स अलग रहती है कि कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए, मान लो बॉर्डर पे अगर सैनिक जो है वो हताश हो जाए या फिर और फोर्स की जरूरत पड़े, तो फिर रिजर्व फोर्स को बुलाया जाता है। तो रिजर्व फोर्स को तो ये रिजर्व फोर्स है, ये शांत केंद्र कहा जाता है, क्यूसेंट सेंटर। ये जड़ के शीर्ष में होता है। हो गया क्लियर? फिर तीसरा भाग अगर हम देखें तो इसको कहा जाता है इलोंगेशन जोन। क्या बोलते हैं? इलोंगेशन जोन। इलोंगेशन जोन मतलब दीर्घीकरण क्षेत्र। जस्ट ये कोशिकाएं नई नई जो विभाजित होगी, ये पीछे छूटती जाएगी और ये आगे वृद्धि करेगा। अब यहां पर जो कोशिकाएं पीछे नई बनकर जो आएगी, भैया ये नई वाली कोशिकाएं पीछे रहेगी ना, ये इनने डिवीजन किया, कोशिकाएं ये बन गई, फिर ये आगे बढ़ जाएगी जड़। तो इन कोशिकाओं की क्या होती है? यहां पर लंबाई में वृद्धि होती है, लंबाई बढ़ती है। आया ना समझ में? वृद्धि होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है दीर्घीकरण क्षेत्र, इलोंगेशन। ठीक है, ये क्षेत्र जड़ की वृद्धि को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, फिर अगला और लास्ट, ये थर्ड हो गया। फोर्थ जो आता है वो होता है मैच्योर्ड जोन। मैच्योर्ड जोन क्या होता है भैया? मैच्योर्ड जोन जो होता है परिपक्व क्षेत्र। परिपक्व क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र जो परिपक्व हो गया है, मतलब ये कोशिकाएं, अब ये कोशिकाएं लंबी होकर पीछे चली जाएगी, ये आगे का भाग बन जाएगा। भाई वृद्धि करेगा तो ये भाग आगे बढ़ते जाएंगे ना। अब ये कोशिकाएं पीछे अगर वो क्या हो गई? परिपक्व हो गई, मैच्योर हो गई। और इसी परिपक्व क्षेत्र में होता है रूट्स हेयर। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि रूट्स हेयर जड़ के कौन से भाग में है? किस भाग में है?
परिपक्व या मैच्योर्ड जोन में पाए जाते हैं। और जड़ के ये 4 भाग में से पानी को एब्जॉर्ब करने का काम जो है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? ये रूट हेयर करते हैं। और रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब एक ही कोशिका का एक रूट हेयर बना होता है। आया ना समझ में? एक मूल रोम में केवल एक ही कोशिका होती है। हो गया क्लियर? ध्यान रखना। अब वापिस चलते हैं। इतना हो गया क्लियर भैया? बताइए आप लोग भी, हो गया ना क्लियर इतना? तो यहां पर ध्यान रखना कि जड़ों पर पाए जाने वाले मूल रोम प्रदेश, मूल रोम प्रदेश मतलब मूल रोम प्रदेश, जहां पर मूल रोम होते हैं, रूट एयर जोन कहां पर होता है? मैच्योर्ड जोन में, परिपक्व क्षेत्र में, वही परिपक्व मूल प्रदेश। आया ना समझ में? जो परिपक्व मैच्योर्ड जोन मैंने आपको बताया, वहां पर मूल रोम होते हैं, इसीलिए उस मैच्योर्ड जोन को और किस नाम से बोल सकते हैं? मूल रोम प्रदेश के नाम से बोल सकते हैं। ठीक है? और इस पर मूल रोम प्रदेश या परिपक्व जो मूल प्रदेश है, इसमें एक कोशिकीय मूल रोम होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय। इसको भी अंडरलाइन करना, ये 2 क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे। ठीक है? मूल रोम प्रदेश, परिपक्व मूल रोम प्रदेश एक ही है और इसी क्षेत्र में या इसी जोन में होते हैं एक कोशिकीय मूल रोम। हो गया? अगर नहीं मेंशन है तो आप लिख लिया करो। ठीक है? ध्यान रखो। द्वारा मृदा में जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है आपको कि मृदा से पानी और खनिज लवण का अवशोषण कौन करता है? मूल रोम प्रदेश पे होता है। कौन? मूल रोम करते हैं। ठीक है? हो गया क्लियर? अब हम लोगों ने सॉइल साइंस में भी पढ़ा था कि मृदा में उपस्थित जो पूर्ण जल होता है, संपूर्ण वाटर, उसको क्या कहा जाता है? होलार्ड। क्या बोलते हैं? होलार्ड बोलते हैं। और इसमें से जो उपलब्ध जल होता है, जिसको हम कैपिलरी वाटर बोलते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको चेशार्ड कहा जाता है। क्या बोलते हैं? चेशार्ड। और जो अनुपलब्ध जल होता है, अनुपलब्ध मतलब जो पौधे की जड़ें नहीं ले पाती, उसको क्या कहा जाता है? ईकार्ड कहा जाता है। पढ़ा था ना सॉइल साइंस में? ध्यान रखना, याद आ गया होगा। अब कुछ जल ऐसा होता है जो, देखो मिट्टी के अंदर कुछ पानी ऐसा होता है जो मृदा खनिजों से जुड़ा हुआ होता है। मृदा खनिज से जुड़ा हुआ जल कैसे? देखो भैया, आपने जिप्सम का सूत्र पढ़ा है, CaSO4 × 2S2 पढ़ा है जिप्सम का सूत्र। जिप्सम क्या होता है? द्वितीयक खनिज होता है, द्वितीयक खनिज। अब ये जिप्सम के साथ जो 2 जल के अणु जुड़े हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? ये रासायनिक अनुबंधित जल है। रासायनिक अनुबंधित जल मतलब केमिकली कंबाइंड वाटर है। एक बार आपको क्वेश्चन ये पूछा है, शायद आरईओ का ही एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि खनिजों से अनुबंधित जल को क्या कहा जाता है? ये निम्न में से कौन सा जल खनिज से अनुबंधित होता है या खनिज के साथ जुड़ा होता है? तब हम उसको क्या बोलेंगे? केमिकली कंबाइंड वाटर। और ये जल पौधा कभी नहीं ले सकता, ये क्योंकि ये तो उस मिनरल के साथ जुड़ा हुआ है। आया ना समझ में? तो इस चीज को ध्यान रखना कि कुछ जल के अणु मृदा खनिजों से रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं, जिसको हम रासायनिक अनुबंध जल कहते हैं। और ये रासायनिक अनुबंध जल जो होता है, इसको पौधे नहीं लेते, मतलब ये पौधों के लिए उपलब्ध जल नहीं होता है। ठीक है? ध्यान रखना। फिर मूल रोम कोशिकाओं का जल विभव। अभी हम लोगों ने जो रूट हेयर पढ़े हैं, मूल रोम, तो मूल रोम के अंदर जल विभव कितना होता है? जल विभव दाब। जैसे मृदा के अंदर जो जल होता है उसका तो जल विभव आपने दाब पढ़ा है। कैपिलरी वाटर का कितना? -0.33 से 15 बार तक होता है। बट जड़ों का दाब कितना है? भाई जड़ों का दाब भी तो होना चाहिए, तभी तो वो मिट्टी से पानी खींच पाएगा। जैसे मान लो आप अगर कोई व्यक्ति अगर आपको खींचना चाहे तो आपके अंदर भी तो वो ताकत होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा ना पंजा लड़ाने का, तो एक अगर मान लो आपको धक्का दे रहा है तो दूसरा आपके हाथ को धक्का देगा। तो वैसे यहां पर है कि मृदा के अंदर जो पानी होता है वो किसी ना किसी दाब से चिपका हुआ है। अब इस पानी को अगर मिट्टी से अलग करके
अरे आप ग्लास से भी जब पानी पीते हो तो खिंचाव लगाते हो ना, जैसे आप ग्लास से पानी पी रहे हो या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो स्ट्रोक से, तो खिंचाव लगाते हो तभी तो पानी आपके अंदर जाता है ना। सब आप बोलोगे कि सर हम तो ऐसा लोटा उल्टा करके ऐसा पी लेते हैं, दाब की जरूरत ही नहीं है। दाब की कैसे जरूरत नहीं है, आपको फिर भी जो है निगलने के लिए, पानी को निगलने के लिए ताकत लगती है ना। आप निगलने की ताकत मत लगाओ, किसी को बोल दो इधर आपका टेटुआ पकड़ ले, पानी डालो ऊपर, जाएगा अंदर? नहीं जाएगा। आप यहाँ से घूंट उतारते हो ना तो आपको ताकत लगानी पड़ती है ना। तो ऐसे ही मिट्टी के अंदर जो एक निश्चित जल विभव पे जो पानी है, कैपिलरी वाटर है, उस पानी को खींचने के लिए जड़ों के अंदर भी तो प्रेशर चाहिए। तो जो जड़ों के अंदर जो मूल रोम होते हैं, मूल रोम के अंदर कितना होता है? -1 से -4 बार तक का क्या होता है? प्रेशर होता है। रूट प्रेशर इतना होता है। आप बोलोगे सर रूट प्रेशर इतना ही है, और जो कैपिलरी वाटर है वो तो -15 से -0.33 बार तक होता है, और आप बोलते हो कि ये उपलब्ध जल है, इसको पौधे ले लेंगे। तो इस हिसाब से तो -4 बार तक का पानी ले सकता है इधर का पौधा, ये पानी नहीं ले पाएगा। आया ना समझ में? क्योंकि अगर हम देखें तो इधर से अगर देखें, इसको 1 मान लें तो 1 से -4 तक का ले लेगा, बट फिर ये 4 से 15 के बीच का पानी फिर कैसे आप बोल रहे हो कि उपलब्ध है? कैसे ले रहा है ये पौधा? तो ले लेता है। क्यों? क्योंकि ये तो सामान्य मूल दाब है। इतना रूट प्रेशर हमेशा जड़ों के अंदर होता है, किसमें? मूल रूम में, ठीक है। बट अब इस प्रेशर को बढ़ाने का काम ऊपर जो ट्रांसपिरेशन कर रही ना पत्ती, वो करती है। कैसे? पत्ती से वाष्पोत्सर्जन होता है, तो वाष्पोत्सर्जन होता है तो जाइलम खाली होता है, और जाइलम जब खाली होता है तो उसमें एक सक्शन प्रेशर बनता है, खींचने की ताकत। आए ना समझ में? और वो खींचने की ताकत कहां तक जाती है? मूल रोम तक, और वहां तक जाने के बाद जड़ें जो है वो जमीन से पानी को 15 बार तक खींच लेती है। आए ना समझ में? जनरली इतना होता है मूल दाब, ठीक है। ध्यान रखना, आगे और क्लियर होगा ये। इतना समझ लिया आपने? ध्यान रखो। अब हम देखते हैं जड़ में जल की गति के मार्ग। अब जड़ के अंदर जो जल की गति के मार्ग होते हैं भैया, जैसे अगर मान लो मैं एक यहां पर ले लेता हूं कि ये जड़ को मैंने काट लिया, क्लियर? जड़ को काटा, अंदर तो आपका जो है वो क्या है? जाइलम है जाइलम। इधर आप अगर देखो तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है? फ्लोएम मिलता है जाइलम के बाहर की ओर। बाहर की ओर क्या होता है? हमेशा फ्लोएम होता है भैया, ध्यान रखना। आया ना समझ में? गड़बड़ नहीं करना। अंदर होता है जाइलम, बाहर होता है फ्लोएम, ठीक है। ध्यान रखना। जैसे हमारे शरीर के अंदर जो आर्टरीज होती है अंदर होती है, वेन्स ऊपर होती है, ठीक है। हम जिसको देख रहे हैं ये क्या है? वेन्स है, ये खून को वापस लाने वाली है, और जो भेजने वाली है वो अंदर है ना समझ में? क्योंकि वही तो मेन यूज की है। तो ध्यान रखना। इसके बाद में यहां से यहां तक क्या होती है? सेल्स होती है, ये सब कोशिकाएं होती है, टिश्यूज होते हैं ना। ये तो बीच का वेस्कुलर बंडल है, ये क्या है? सब टिश्यूज हैं। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, ठीक है ना? नहीं तो ऐसी काट नहीं होती है जड़ की, मैं उदाहरण बता रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्पल, ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। अब ये क्या है? ये है रूट हेयर। क्या है? रूट हेयर है। अब भैया इन्होंने तो पानी खींच लिया मिट्टी से, अब ये वाटर कहाँ जाएगा? अंदर। उसको जाना कहाँ है? यहाँ जाइलम के पास, जाइलम ले जाएगा इसको ऊपर, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो तो ये वही है। ये क्या है? ये रूट हेयर है। आया ना समझ में? ये रूट हेयर है, इसने पानी खींच लिया। अब पानी खींचने के बाद यहां से अंदर गया, मतलब यहां से अंदर हुआ। तो अंदर होगा तो 2 टाइप से ये अंदर की ओर धीरे धीरे जाएगा और फिर जाइलम से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना कि 3 प्रकार की गति होती है, इसमें से 2 प्रकार की गति मोस्ट टाइम पे है। एक होती है सिम्प्लास्ट और दूसरी होती है एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट होती क्या है? एपोप्लास्ट का मतलब होता है जब जल क्या हो? कोशिका भित्ति द्वारा बिना किसी झिल्ली के पार किए चले जाए जल। अब देखो यहां पर देखना थोड़ा बारीकी से, ये है सेल। सेल के अंदर ये अंदर है, ये झिल्ली है, और बाहर ये जो बॉर्डर दिख रही है आपको, ये क्या है? सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, ठीक है।
अब ये मूल रोम से जुड़ी हुई जो कोशिका है, यहां से पानी अंदर आने के बाद ये पानी अगर बाहर के बाहर ही जा रहा है, मतलब झिल्ली के अंदर नहीं गया, ये अंदर क्या, ये झिल्ली है, झिल्ली के अंदर नहीं गया, आया ना समझ में, बाहर के बाहर, ये आप अगर देखो तो ब्लू कलर का पानी दिख रहा है आपको, ये पानी जो है यहां से अंदर आने के बाद बाहर के बाहर ही जा रहा है ऐसा, ठीक है। तब हम इस मार्ग को क्या कहेंगे, ऐसे घूमते घूमते ये जाएगा, ठीक है, और यहां आके रुक जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, कैस्पेरियन पट्टी आ गई भैया। कैस्पेरियन पट्टी सुबेरीन की बनी होती है और ये पानी को आर पार नहीं जाने देती, ठीक है, सुबेरीन, ठीक है। अब पानी यहां से आर पार नहीं जा पाएगा तो फिर कैसे जाएगा, फिर ये क्या करेगा, ये झिल्ली को पार करेगा, तो फिर कौन सा मार्ग हो जाएगा, सिम्प्लास्ट। कौन सा, सिम्प्लास्ट। पहले एपोप्लास्ट से ये पानी जा रहा है, अब ये सुबेरीन की ये कैस्पेरियन पट्टी आ गई, ये इसने क्या किया, पानी के रास्ते को रोक लिया। अब पानी किधर घुसेगा, अंदर घुसेगा, ये झिल्ली को पार करेगा। तो जब ये झिल्ली को पार करता है तो दूसरा मार्ग कौन सा हो गया, सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट में क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पानी जाएगा। अब ये पानी इसमें आया और यहां से इसमें जाएगा, तब हम इसको क्या कहेंगे, तब हम इसको कहेंगे सिम्प्लास्ट। ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है भैया, दो कोशिकाएं जो जुड़ी होती है, उन कोशिकाओं के बीच में छेद होता है और उस छेद में, जैसे ये दोनों कोशिकाएं हैं, ये दोनों कोशिकाएं, ये एक कोशिका, ये दूसरी कोशिका, ये बारीक छेद यहां पर जो है इससे जुड़ी हुई है, आया ना समझ में। अब ये छेद के द्वारा क्या होगा, छेद के द्वारा जीव द्रव्य पानी के साथ एक कोशिका से दूसरी कोशिका से कनेक्ट है, क्लियर। तो इसी को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा, और यहां से ये जीव द्रव्य का भी आदान प्रदान कर सकती, प्रोटोप्लाज्म का भी, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्माटा मतलब जीव द्रव्य के साथ जो है ये झिल्ली को पार करके क्या किया, पानी अगली कोशिका के अंदर गया, तब इसको कहा जाता है, क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्ट। तो जब कोशिका भित्ति से पानी आगे जाए बिना किसी अर्धपारगम्य झिल्ली को पार किए, तब उसको एपोप्लास्ट मार्ग कहेंगे, और जब कोशिका झिल्ली को पार करके पानी आगे जाए तब हम उसको क्या कहेंगे, सिम्प्लास्ट, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना। तीसरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये बहुत कम होता है और इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो दो प्रकार के ये जो होते हैं, सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट शब्द किसने दिए थे, मुंच ने दिए थे। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये किसने दी थी, मुंच ने दी थी। हो गया क्लियर, जितना आपके काम का है उतना ही ध्यान रखना, ये दोनों मार्ग ध्यान रखना भैया, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट मतलब कोशिका भित्ति के द्वारा पानी की गति, खाली इतना ध्यान रखना, कोशिका भित्ति द्वारा पानी की गति क्या होता है, एपोप्लास्ट मार्ग पानी का। और सिम्प्लास्ट क्या होता है, जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, कोशिका भित्ति के अंदर क्या होती है, झिल्ली होती है, तो झिल्ली के द्वारा अगर पानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा अगर जा रहा है तब हम उसको कहेंगे सिम्प्लास्ट। ये दोनों शब्द किसने दिए हैं, मुंच ने दिए हैं, ठीक है। बस इतना ही आपके काम का है, बाकी तो ये समझाने के लिए लिखा हुआ है, तो एक बार केवल पढ़ लेना, ठीक है, ध्यान रखना। हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अगला हम पढ़ते हैं जल अवशोषण की क्रिया विधि। जल अवशोषण की क्रिया विधि थोड़ा ऊपर बग गया है, ठीक है। जल अवशोषण की क्रिया विधि, ये तो पानी की गति हो गई भैया जड़ों में। अब जल अवशोषण की जो क्रिया विधि या मैकेनिज्म है कि जड़ वास्तव में जो मूल रोम है ये पानी खींचते कैसे हैं, भाई वो तो जब जल अंदर जाएगा तब एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट होगा। कोशिकाओं के बीच में पानी की जो गति होगी वो कब होगी, जब पानी अंदर जाएगा। तो पानी की गति तो हमने कोशिकाओं के अंदर पढ़ ली, बट पानी अंदर कैसे गया, मूल रोम में, ठीक है। तो मूल रोम में पानी का अंदर जाना या जड़ में पानी का प्रवेश होना, किससे, मिट्टी से, इसी को कहा जाता है जल अवशोषण। आया ना समझ में। अब जल अवशोषण कैसे करता है जड़ें, देखो बहुत आसान है, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। जल अवशोषण दो प्रकार से करता है। ये जो जड़ें होती है
ये जड़ें, मान लो ये पौधा है, ये इसकी रूट्स है, बस इस चित्र को देखते जाना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और यहां से एक क्वेश्चन आपको मोस्ट टाइम पे पूछा जाता है, ठीक है, कैसे? देखो, दो प्रकार से जो है पौधा जल का अवशोषण करता है। कौन कौन सा? तो पहला अगर हम देखें तो सक्रिय जल अवशोषण या सक्रिय अवशोषण, जिसको कहा जाता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, सक्रिय अवशोषण। आया ना समझ में? आप बोलोगे सर सक्रिय अवशोषण होता क्या है? सक्रिय अवशोषण में जड़ के अंदर ही जल को अवशोषित करने का कारक मौजूद है। आया ना? देखो एक एग्जांपल से समझाता हूं कैसे। मान लो आपका किसी से झगड़ा हुआ, क्लियर? आपका किसी से झगड़ा हुआ, आपको किसी ने दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोला, आप कहीं मार्केट में गए, आपकी गाड़ी को किसी ने टक्कर मार दी, आप उससे हाथापाई करने लग गए, ठीक है? तो झगड़ा करने का कारण आपके अंदर ही था ना? समझ में आया ना? क्लियर हुआ? या दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, भैया मान लो किसी लड़के को किसी लड़की से मोहब्बत हो गई, ठीक है, उन्होंने लव मैरिज कर ली। तो लव मैरिज करने का जो कारण था वो लड़के और लड़की के अंदर ही था, उसमें किसी तीसरे व्यक्ति का इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है? मतलब जब किसी कार्य को करने का कारण अपने खुद के अंदर हो तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्टिव। अब दूसरा देखो, पैसिव क्या होता है? पैसिव मतलब यह होता है कि भैया आपके पिताजी ने आपके लिए लड़की देखी, आपके पूरे परिवार को समझ में आ गई, लड़की के परिवार को लड़का भी समझ में आ गया। अब क्या हुआ? अब आप लड़का और लड़की दोनों हाँ ना कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन दोनों के परिवार के प्रेशर में अगर लड़के लड़की ने शादी कर ली तो ये क्या हुआ? पैसिव हुआ। यहां पर शादी करने के लिए जो कारक है वो आपके परिवार है, आप नहीं हो। दूसरे के कहने पे आपने शादी की, परिवार के कहने पे आपने शादी की। समझ में आया? लव मैरिज, अरेंज मैरिज। तो सीधा अगर हम बोले तो ये आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या है? लव मैरिज है। शादी करने का कारण आप खुद हो, ठीक है? और निष्क्रिय का मतलब क्या है? निष्क्रिय का मतलब है कि आपकी जो अरेंज मैरिज हुई है उसमें शादी करवाने वाले कोई और हैं, ठीक है? बस वही है इस पौधे के अंदर भी। अगर पौधा पानी का अवशोषण कर रहा है सॉइल से और इस पानी को जड़ों द्वारा अवशोषित करने का कारक जड़ के अंदर ही है, तब हम इसको कहेंगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो जड़ के अंदर कौन सा कारक है? एक तो है रूट प्रेशर, है रूट प्रेशर, जड़ का दाब मैंने अभी बताया था ना, -1 से -4 बार होता है। तो एक तो रूट प्रेशर, जड़ों के अंदर प्रेशर होता है, कैसा? ऋणात्मक प्रेशर होता है। ऋणात्मक मतलब खींचने वाला, इसीलिए मैंने -1 से -4 बार लिखा था। रूट प्रेशर कितना होता है जड़ों में? -1 से -4 बार होता है। बार मतलब वो वाली बार नहीं, पार्टी वाली, ठीक है? बार मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने की इकाई, ठीक है? तो -1 से -4 बार का ऋणात्मक प्रेशर जड़ के अंदर है। जैसे आप किसी कोल्ड ड्रिंक को स्ट्रो से खींचते हो ना, तो आप ऋणात्मक दाब लगाते हो। धकाने वाला धनात्मक दाब होता है, खींचने वाला ऋणात्मक। तो रूट के अंदर ऋणात्मक दाब है, नेगेटिव क्या है? प्रेशर है। तो ये क्या करेगा? जड़ें खुद अपने रूट प्रेशर से पानी को खींच रही है, ठीक है? तो पानी को खींचने या अवशोषित करने वाला जो कारक है वो जड़ के अंदर ही है। आया ना समझ में? कोई दूसरा नहीं बोल रहा है जड़ को कि पानी खींच, ठीक है? दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर, जड़ों का ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी, यह जिसको हम बोल सकते हैं, इसी आधार पर निकलता है डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट। ऑस्मोटिक प्रेशर में भी अगर बदलाव होता है, जैसे जड़ें सूख गई है, अगर सूखी चीज के संपर्क में पानी को रखोगे तो अपने आप क्या करेगी? वो खींचेगी, खींचती है ना? जैसे मान लो मनुक्के को पानी के अंदर डाल दो, अपने आप अंगूर बन जाएगा, फूल जाएगा। तो दूसरा जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफिशिएंट ऑस्मोटिक प्रेशर या पानी का गुण होता है। पानी का प्रवाह हमेशा किधर होता है?
पानी का प्रवाह होता है कम ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर। मतलब जड़ें जब सूखेगी तो इनका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, और आपने खेत में पानी दिया तो मिट्टी का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, पानी बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा। मिट्टी में पानी बढ़ा, मिट्टी का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया। जड़ों में पानी कम हो गया, जड़ों का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। तो पानी का प्रवाह कम ओपी से अधिक ओपी की ओर होगा। दूसरा कारण भी जड़ में ही है। फिर डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट, जल मांग, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जल मांग या चूषण मांग। ठीक है, इसका मतलब यह होता है कि अगर मान लो दो चीजें साथ में रखी है और एक विलयन में पानी कम है और दूसरे में ज्यादा है, तो हमेशा पानी का प्रवाह किधर होता है, ज्यादा से कम, कम जल मांग से अधिक जल मांग की ओर। भाई जिसकी जल मांग ज्यादा है, पानी उधर से किधर से जाएगा, कम जल मांग से अधिक जल मांग की ओर जाएगा। जैसे आप दो ही दोस्त बैठे हो, आपको भी प्यास लगी है, आपके मित्र को भी प्यास लगी है, दोनों को प्यास लगी है। आपको हल्की प्यास लगी है, मतलब आपकी जल मांग कम है। आपके मित्र को बहुत तेज प्यास लगी है, उसकी जल मांग ज्यादा है, मतलब उसका डीपीडी ज्यादा है। आया ना समझ में? तो आप जैसे ही बोतल कोई लेकर आएगा तो आप क्या करोगे, भाई जिसकी जलमांग कम है उसको नहीं दोगे, जिसकी जलमांग ज्यादा है उसको पानी दोगे। तो हमेशा कम जलमांग से अधिक जलमांग की ओर पानी बहता है। यह सीधा हम बोल सकते हैं कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर पानी बहता है। तो जब जड़ें सूखती है या जड़ों में पानी की कमी होती है तो अपने आप ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी बनता है। डीपीडी कैसे निकालते हैं, ये आपको कोर्स में है नहीं, सिलेबस में नहीं तो मैं पढ़ा था। डीपीडी निकालते हैं ओपी माइनस टीपी। क्लियर? ऑस्मोटिक प्रेशर, किसी भी वस्तु के ऑस्मोटिक प्रेशर में से टर्गर प्रेशर को अगर माइनस कर दें तो क्या निकल आता है, डीपीडी निकल आता है। आया ना समझ में? ध्यान रखना, और हमेशा ध्यान रखना कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर पानी का प्रवाह होता है। तो कुल मिला के अगर देखें तो जल अवशोषण के लिए जो बल या फोर्स चाहिए वो स्वयं जड़ की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न हो रहा है। जड़ के अंदर ही है वो कारण जिसके कारण वो मिट्टी से पानी खींचेगा। हो गया क्लियर इतना? जिसमें परासरणीय दाब आता है, अपरासरणीय दाब आता है। अपरासरणीय दाब कौन सा, रूट प्रेशर, और परासरणीय दाब ऑस्मोटिक प्रेशर। दोनों चीजें मैंने बताई, दोनों है यहाँ पर भैया। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण भी जड़ें खींच रही है और रूट प्रेशर के कारण भी जड़ें क्या कर रही है, पानी को खींच रही है। दोनों कारण जड़ के अंदर ही है। ठीक है, इसमें डीपीडी परिवर्तन के द्वारा वही कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर पानी जाएगा। ठीक है, इसमें जो जल की गति होती है वो होती है सिंप्लास्ट। सिंप्लास्ट मतलब मेम्ब्रेन को पार करके पानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। फिर पौधे द्वारा कुल जल अवशोषण, पौधा जितना भी पानी अवशोषित करता है, मान लो दिन भर में इसने 100 ml पानी लिया, कितना, 100 ml। ठीक है, तो जितना भी इन जड़ों ने पानी अवशोषित किया उसका केवल 2% ही क्या करता है, वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन से अवशोषित करता है। मतलब एक्टिव एब्जॉर्प्शन से पौधा कम पानी अवशोषित कर रहा है, जड़ें। आया ना समझ में? तो फिर 98% पानी कैसे अवशोषित करता है वो, 100 ml में से केवल 2 ml किससे लिया उसने, एक्टिव एब्जॉर्प्शन से। ठीक है, 98% जो पानी का अवशोषण किया है वो निष्क्रिय जल अवशोषण से किया है, मतलब पैसिव एब्जॉर्प्शन से। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है? पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है वही अरेंज मैरिज। ये तो लव मैरिज हो गई, अब अरेंज मैरिज पे आ गए। पैसिव एब्जॉर्प्शन मतलब जड़ों को मिट्टी से पानी खींचने के लिए कोई अगर दबाव डालने वाला कारक कहीं और बैठा है और उसकी सुनकर वो क्या करेगी, जड़ें पानी खींचेगी। आप बोलोगे सर कहां बैठा है वो कारक? वो बैठा है पत्ती में। पत्ती में होता है क्या, ट्रांसपीरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन, ये पत्ती अगर हम देखें तो किससे जुड़ी है, जाइलम से। ये जाइलम, जाइलम जड़ तक है, जाइलम की पाइप, जाइलम ही तो पानी ऊपर ले जाता है। अब पत्ती से पानी उड़ रहा है, उड़ रहा है,
पत्ती से कनेक्ट है जाइलम की पाइप। अब जैसे जैसे पत्ती में पानी कम होगा, जाइलम का पानी ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा। वही स्ट्रोक आप खींचते हो ना, जैसे ही मुंह से आप खींचते हो तो वो जो ग्लास है उसका पानी अपने आप ऊपर चढ़ता है। बस जैसे जैसे यहां से पानी भाप बनकर निकल रहा है, जाइलम पे ऋणात्मक या नेगेटिव प्रेशर पैदा हो रहा है, और ये नेगेटिव प्रेशर पैदा होते होते कहां जा रहा है? जड़ तक जा रहा है। अब वही आप ये मान लो, ये आपका मुंह है और ये स्ट्रो लगा हुआ है, ठीक है, ये ग्लास है। आप पत्ती ने खींचा, पानी निकाला, तो ये जाइलम खाली हुआ। जाइलम ने नेगेटिव फोर्स लगाया, जिसको हम क्या बोलते हैं? सक्शन फोर्स, चूषण दाब, ठीक है। तो नेगेटिव फोर्स लगाने से अब मजबूरी में यहां जो पानी है वो जड़ों के अंदर घुसेगा, घुसेगा ना। आप मुंह से हवा खींचोगे तो जो स्ट्रो के द्वारा ऑटोमेटिक जो जूस है वो आपकी बॉडी में जाएगा। बस वही तो कारण कहां बैठा है? यहां बैठा है। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन कर रही है और वाष्पोत्सर्जन के कारण खिंचाव आ रहा है, आया ना समझ में? और उस खिंचाव के द्वारा जड़ें जो है मिट्टी से पानी को अवशोषित कर रही है। इसको कहा जाता है पैसिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है, समझ में आया? जल अवशोषण के लिए आवश्यक बल पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। इसमें जाइलम कोशिकाओं में खिंचाव उत्पन्न होता है, ठीक है। और इसमें जो जल की गति होती है वो एपोप्लास्ट होती है, मतलब कोशिका भित्ति के द्वारा। झिल्ली को पार करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है, झिल्ली को पार करने में समय लगेगा, ठीक है। तो सीधा कोशिका भित्ति जो गेप है वहीं से ये पानी ऊपर चढ़ता है, ठीक है, ध्यान रखना। पौधे इसके द्वारा कुल अवशोषित जल का 98% जल अवशोषित करते हैं भैया। किससे? निष्क्रिय से। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि पौधे द्वारा जल का अवशोषण मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? बताइए, अब आप लोग आंसर बताइए भैया, सभी लोग बताइए। पौधे मृदा से जल का अवशोषण मुख्य रूप से किसके द्वारा करते हैं? एक्टिव से या पैसिव से? कौन सा एब्जॉर्प्शन होता है? बताइए सभी लोग, एक्टिव या पैसिव? या सबसे अधिक जल का अवशोषण कौन से विधि के द्वारा होता है, एक्टिव या पैसिव? आप लोग भी बताइए भैया। हो गया ना क्लियर? एक्टिव, पैसिव, लव मैरिज, अरेंज मैरिज? हाँ, पैसिव, बिल्कुल चौधरी जी, बहुत बढ़िया। हो गया इतना क्लियर? बस ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया मतलब यहां से कोई नहीं, क्वेश्चन एक ही बनता है। कौन सा? पौधे या जड़ों द्वारा जल का अवशोषण सबसे अधिक किसके द्वारा किया जाता है, या निम्न में से कौन सा जल अवशोषण पौधे में सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो बिल्कुल परसेंटेज भी याद रखो ना, जब मैंने बोला ये 2% 98%, तो अधिक का मतलब ये नहीं कि खाली अधिक को याद करो, परसेंटेज भी याद करो। हो गया? तो ये क्या हुआ? जल का अवशोषण। अब जल कहां पहुंच गया? जड़ों के अंदर पहुंच गया। अब जड़ों के अंदर पहुंचने के बाद अब ये पानी कहां जाएगा? अब ये पानी जाएगा पत्तियों तक। तो सीधा वही है कि भैया ये पौधा है, इस पौधे की ये रूट्स है, आया ना समझ में? अब ये रूट्स में तो पानी पहुंच गया, अब इस पानी को कहां तक पहुंचना है? पत्ती तक, आया ना समझ में? आप बोलोगे सर अभी तो पहुंच गया, अभी खाली हम लोगों ने जड़ के अंदर जो अवशोषण हो रहा है उसको समझा। अब ये पानी ऊपर पत्ती तक जाएगा, ये तो आपको पता है कि सर जाइलम ले जाएगा इसको। जाइलम डेड सेल्स होती है, मृत कोशिका होती है, ठीक है, ध्यान रखना। और कहां पर होती है? तने के अंदर होती है, बाहर होता है फ्लोएम। अब तने के बाहर नहीं होता, जो वेस्कुलर बंडल होता है, संवहन पूल, जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों ऊतक होते हैं। जाइलम का काम होता है पानी का संवहन और फ्लोएम का काम होता है भोजन को बांटना, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां पर आप ध्यान रखना। अब हम पढ़ते हैं एसेंट ऑफ सेप या रसारोहण। रस का आरोहण करना, रस का ऊपर की ओर गति जाना, मतलब जो भी भैया इसने पौधे ने अभी प्योर वाटर थोड़ी लिया है, वाटर भी लिया है और साथ में क्या भी लिया है इसने? मिनरल्स भी लिए हैं, मिनरल्स भी लिए हैं ना, खनिज, पोषक तत्व भी तो लेगा घोल के रूप में, अकेला पानी थोड़ी अंदर जाएगा।
भाई इसके साथ जैसे बहुत सारे पोषक तत्व, आप जितने 17 पोषक तत्व बोलते हो ना कि आवश्यक है, उसमें से 3 आपके जो है वो वायु और हवा और जल से मिलते हैं, ठीक है। बाकी जो आप खाद के रूप में डालते हो जो पोषक तत्व, वो आयनिक फॉर्म में, आणविक फॉर्म में नहीं लेता, आयन के रूप में। आयन मतलब कोई सा भी आयनिक फॉर्म, जैसे जिंक का आपने डाला तो Zn2+ के फॉर्म में पानी में घुल कर जाएगा ये अंदर, आया ना समझ में, आयनिक फॉर्म में ये अंदर जाएगा। अब ये सब जाके जड़ों में बैठ गए तो खाली प्योर वाटर थोड़ी है, इसको हम क्या कहेंगे, सेप कहेंगे। और सेप को क्या करना, एसेंट करना, रोहण करना, ऊपर ले जाना, इसी को कहा जाता है एसेंट ऑफ सेप। तो जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण के घोल को मुख्यतः जाइलम की जो मृत कोशिका होती है, जाइलम में भी 4 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है, आपको टिश्यू वाला टॉपिक तो है नहीं तो हम पढ़ते है ना समझ में, जाइलम ट्रैकेट, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर्स, ठीक है, 4 टाइप की होती है। उसमें से मोस्टली जो पानी ऊपर ले जाने का काम करती है वो जाइलम ट्रैकेट्स करती है, तो जाइलम वाहिनिकाएं जिनको कहा जाता है, ठीक है, ये पानी को ऊपर ले जाने का काम करती है, इसी को कहा जाता है रसारोहण, एसेंट ऑफ सेप, ठीक है। जाइलम द्वारा स्थानांतरित विलयन खनिज लवण युक्त होता है, जाइलम जो पानी ऊपर ले जाता है वो खनिज लवण युक्त है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं, सेप बोलते हैं। आप बोलोगे सर जूस क्यों नहीं बोलते, तो जूस तो हम निकालते हैं पेड़ पौधों का, ठीक है, उनके अंदर जो जाता है वो पानी डाइल्यूट फॉर्म में जो मिनरल्स के साथ, वो किस उसको क्या कहा जाता है, सेप कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब रसारोहण के सिद्धांत, तो यहां से क्या पूछा जाएगा, यहां से पूछा जाएगा आपको रसारोहण किसके द्वारा होता है, जाइलम, या तो जाइलम याद रखो, या फिर जाइलम में और डीप जाके अगर बोलेगा तो जाइलम ट्रैकेट्स, और जाइलम जो होते हैं वो मृत कोशिकाएं होती है, ये मृत डेड सेल्स होती है, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम पढ़ते हैं रसारोहण के सिद्धांत, थ्योरीज। अब भैया जब इसके बारे में पता नहीं था कि पानी ऊपर कैसे जा रहा है, ठीक है, आपने देखा होगा नारियल का बहुत बड़ा वृक्ष है, नारियल के बहुत बड़े वृक्ष में जब ऊपर जाते हैं तो नारियल का जो पुष्प क्रम होता है, स्पैथ, उसको काट कर उसको मटकी में उससे रस इकट्ठा किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, नीरा एक पेय पदार्थ है। नारियल का जो पुष्पक्रम होता है, तो और फिर और भी जो पामी ट्री होते हैं उनके पुष्पक्रम को स्पैथ बोलते हैं, उसके स्पैथ को काटकर मटकी में उसका जूस इकट्ठा किया जाता है, ताड़ी देखा होगा ना आपने, उस टाइप से, ठीक है, उसको नीरा कहा जाता है। तो पहले वैज्ञानिकों ने जैसे जैसे लोगों के अंदर साइंटिफिक समझ आने लगी तो उन्होंने सोचा कि भैया इतने बड़े बड़े पेड़, पानी ऊपर जाता कैसे है, ना तो कोई मोटर लगी है, कुछ नहीं है, पानी इतनी ऊपर पत्ती में पहुंच गया। तो उसके लिए फिर अलग अलग समय पर जो है अलग अलग वैज्ञानिक हुए, अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो है क्या दिए, थ्योरीज दी। उन्होंने बताया कि भैया कुछ लोग में जो शुरुआत में वैज्ञानिक हुए उन्होंने इसको क्या बोला, उन्होंने बोला कि भैया ये जो रसारोहण हो रहा है, पानी जो ऊपर जा रहा है जड़ से ऊपर शीर्ष टॉप तक, उसमें जैविक शक्तियां भाग लेती है। जैविक शक्तियां मतलब जीवित कोशिकाएं भाग लेती है, और जीवित कोशिकाएं पानी को ऊपर तक ले जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो जिन्होंने भी जीवित शक्ति की बात की पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए, उन सभी की थ्योरी को किसके अंदर इकट्ठा करके क्या कर दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी बना दी। कि भैया इन्होंने बोला कि पौधे के तने के अंदर जो जीवित कोशिकाएं हैं वो जीवित कोशिकाएं जड़ से ऊपर टॉप तक पानी ले जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। जैव शक्ति सिद्धांत, तो इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना, केवल ये याद रखना है जैव शक्ति सिद्धांत में कि जैव शक्ति सिद्धांत कौन कौन से हैं और किसने दिए हैं। तो जैव शक्ति सिद्धांत ये 2 हैं, एक तो रिले पंप सिद्धांत, आया ना समझ में, जिसको रिले पंप थ्योरी कहा जाता है, इसको दिया था गोडलेवस्की ने, ठीक है, कई बार इसका पूछा है रिले पंप थ्योरी किसने दी रसारोहण की, तो गोडलेवस्की ने दी, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो नीट वीट वाले पढ़ते हैं, बस एक बार पढ़ लेना। इन्होंने केवल यह बताया कि जो जीवित कोशिकाएं होती है जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम ट्रैकेट्स नहीं, जाइलम ट्रैकेट्स मरी हुई है, मृत है,
ठीक है। लेकिन जाइलम पेरेनकाइमा या मेंडुलरी रेस जो होती है, मध्य की जो कोशिकाएं जीवित है, वो पानी को ऊपर ले जाती है, क्योंकि उनके परासरण दाब में लगातार एक दूसरे के दाब में बदलाव होता है, जिसके कारण पानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है और इस प्रकार ऊपर चढ़ता है। लेकिन बाद में ये सिद्धांत भी गलत था, ये भी गलत था। क्यों? क्योंकि एक वैज्ञानिक आया, उसने लकड़ी को काटा, सुखा लिया और सुखाने के बाद फिर पानी के ग्लास में रख दिया। बोले बताओ, देखो ये लाल रंग का पानी है, ये यहां तक कैसे आ गया? फिर कोशिका तो मरी हुई है। वैज्ञानिक एक आया बाद में, उसने लकड़ी का एक टुकड़ा काटा और उसको काट कर धूप में 8-10 दिन 15 दिन सुखा लिया। अब उसके अंदर की कोशिकाएं मर गई ना। अब मरने के बाद उसने पानी के लाल रंग के घोल के अंदर उस लकड़ी के टुकड़े को आधा डुबा दिया, आधा ऊपर रखा। अब 2 दिन बाद देखा तो ये पानी यहां लाल रंग का आ गया लाल रंग का। तो फिर उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि भैया कैसे बता रहे हो कि जीवित कोशिकाएं पानी को चढ़ा रही है, इसमें तो सब मरी हुई कोशिकाएं हैं, फिर पानी कैसे आया ऊपर? इसका मतलब आपके सिद्धांत गलत है। ठीक है। दूसरा सिद्धांत ये स्पंदन थ्योरी या पल्सेशन थ्योरी, केवल नाम याद रखना, जेसी बोस ने दी थी। ठीक है। इन्होंने ये बोला कि सेल जो जीवित कोशिकाएं हैं उनके, जैसे हमारे हार्ट में पल्सेशन होता है ना, इस टाइप से जीवित कोशिकाओं के अंदर पल्सेशन होता है जो पानी को ऊपर धीरे धीरे धक्का देके चढ़ाती है। ठीक है। लेकिन ये भी गलत। ठीक है, ध्यान रखना, खाली नाम याद रखना कौन सा किसने दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी में। फिर आता है मूल दाब सिद्धांत, दूसरा रूट प्रेशर थ्योरी। वो दोनों जैव शक्ति सिद्धांत के थे। रूट प्रेशर थ्योरी या मूल दाब सिद्धांत। मूल दाब सिद्धांत में क्या बोला भैया? मूल दाब सिद्धांत में ये बोला कि जो जड़ें होती है, जड़ों के अंदर क्या होता है? प्रेशर होता है। मैंने अभी बताया ना आपको, कितना होता है? -1 से -4 बार तक होता है प्रेशर। ठीक है। और ये प्रेशर क्या करता है? ये पानी को ऊपर की ओर धक्का देता है। ठीक है। लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने ऑप्शन लिया कि भैया -1 से -4 बार का जो जल विभव होता है, ये जल विभव इतना कम है कि इतने प्रेशर से केवल हम 2 या 3 फीट तक पानी चढ़ा सकते हैं। इतने प्रेशर से, इससे ऊपर पानी को धक्का नहीं दे सकते। जैसे आपने घर में देखा होगा ना कि 4 मंजिल का मकान है, ऊपर टंकी में पानी चढ़ाना है तो आप कितने हार्स पावर की मोटर लाओगे? उसकी कैपेसिटी होना चाहिए ना, तभी वो पानी चढ़ा पाएगी। बड़ी लाओगे ना। तो यहां पर भी यही है कि रूट के अंदर जो प्रेशर है, वो प्रेशर क्या कर रहा है? पानी को ऊपर चढ़ा रहा है। तो जो रूट प्रेशर थ्योरी दी थी, ये मोस्ट टाइम पे है भैया। ये किसने दी थी? प्रिस्टले ने। रूट प्रेशर थ्योरी प्रिस्टले ने दी थी, प्रिस्टले नाम के वैज्ञानिक ने। लेकिन जो रूट प्रेशर शब्द है, ये स्टीफन हेल्स ने दिया था। किसने दिया था? स्टीफन हेल्स ने। शब्द स्टीफन हेल्स ने दिया, रूट प्रेशर। बट ये जो सिद्धांत दिया, थ्योरी दी, ये किसने दी? ये प्रिस्टले ने दी। ठीक है। तो इसमें इन्होंने यही बताया कि जड़ों के अंदर रूट प्रेशर होता है और रूट प्रेशर के कारण ही पानी का रसारोहण होता है, ऊपर की ओर धक्का देती है जड़ें। लेकिन वैज्ञानिकों ने ऑब्जेक्शन लिया कि भैया -1 से -4 बार तक रूट प्रेशर होता है। अगर हम लवणीय मृदा की बात करें या लवणीय पौधे, लवणोद्भिद, हेलोफाइट्स की बात करें तो हेलोफाइट्स में 10 बार तक होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा रूट प्रेशर कौन से पौधे में होता है? हेलोफाइट्स, जो लवणीय मृदा में उगते हैं। ठीक है। उनमें ज्यादा से ज्यादा कितना होता है? -10 बार तक का प्रेशर होता है। ठीक है। बाकी सामान्य जो मीजोफाइट्स होते हैं उसमें तो -1 से -4 बार होता है। फिर पौधा इतना प्रेशर जो है, ये केवल 2-3 फीट तक पानी को पहुंचा सकता है, इससे ऊपर नहीं पहुंचा सकता। फिर बरगद में, नारियल में, ताड़ में फिर इतनी ऊंचाई पर पानी कैसे जा रहा है? ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि अगर छोटे पौधे में बोले, छोटे पौधे जैसे सोयाबीन, गेहूं, धान, इनमें पानी चढ़ाने के लिए ये सिद्धांत मान्य है। ठीक है, रसारोहण के लिए। बट बड़े वृक्षों में के लिए ये सिद्धांत मान्य नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं हम। अगला आता है भौतिक बल सिद्धांत। अब यहां पर तो भैया जैविक सिद्धांत हो गया आपका, वाइटल फोर्स थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी हो गई। अब तीसरी कैटेगरी के अंदर ऐसे सिद्धांतों को रखाया जिन्होंने ये बताया कि भैया पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए, रसारोहण के लिए जो जिम्मेदार है
वो भौतिक कारक है, फिजिकल फैक्टर है, जिसके कारण पानी ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो फिजिकल जो थ्योरीज थी, फिजिकल फोर्स थ्योरी, इसमें किसको रखा गया? जिन्होंने ये बताया कि फिजिकल फैक्टर के कारण पानी ऊपर चढ़ रहा है। अब फिजिकल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? एक वैज्ञानिक ने बताया केशिय बल, कैपिलरी फोर्स। तो हमको पता है भैया कि जो जाइलम होता है, जाइलम की जो पाइप होती है बहुत बारीक होती है, आया ना समझ में? और बहुत बारीक पाइप के अंदर अगर आप पानी अगर चढ़ाना चाहो तो धीरे धीरे चढ़ेगा। ठीक है, जैसे घर पे चिमनी में आपने देखा होगा ना, उस टाइप से। ठीक है, तो इन्होंने कैपिलरी फोर्स थ्योरी दी। किसने? बोहम ने। बोहम ने कैपिलरी फोर्स थ्योरी दी कि जो जाइलम होता है, जाइलम का व्यास बहुत कम होता है और जिसके कारण इसमें एक बल पैदा होता है, कैपिलरी फोर्स। जो मिट्टी के अंदर कैपिलरी रंध्र होते हैं ना, उनमें जो बल पैदा होता है, वही बल इस जाइलम के अंदर पैदा होता है, जिसके कारण पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। बट यहां पर फिर इसको भी गलत सिद्ध किया कि भैया कैपिलरी फोर्स इतनी ऊंचाई तक पानी थोड़ी ले जाएगा। कैपिलरी फोर्स जब देखा गया तो ये ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मीटर की ऊंचाई तक पानी चढ़ा सकता है। आया ना समझ में? मूल दाब सिद्धांत से 1 मीटर से भी कम ऊंचाई तक पानी चढ़ेगा। कैपिलरी फोर्स से जब देखा गया कि भैया कैपिलरी फोर्स जो जाइलम के अंदर होता है, किसके कारण? उसके बहुत कम व्यास के कारण। वो एक बहुत बारीक पाइप है, जिसके कारण उसमें एक फोर्स पैदा होता है, कैपिलरी फोर्स, और ये क्या करता है? पानी को धीरे धीरे ऊपर चढ़ाता है। तो कैपिलरी फोर्स जाइलम का केवल कितनी ऊंचाई तक पानी चढ़ा सकता है? 2 से 3 मीटर ऊंचाई तक। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, कि केशिकीय बल सिद्धांत द्वारा पौधों में कितनी ऊंचाई तक पानी चढ़ता है? 2 से 3 मीटर की ऊंचाई तक। ये आपको एक क्वेश्चन कोई एग्रीकल्चर का एग्जाम है उसमें पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना। बाद में फिर वायुमंडलीय दाब सिद्धांत दिया, तो इस वायुमंडलीय दाब सिद्धांत को पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसको आप हटा देना। ठीक है, क्योंकि आपके काम का ही नहीं है। हाँ, सबसे मोस्ट आईएमपी आपका जो है वो है ये है वाष्पोसर्जनाकर्षण ससंजन बल सिद्धांत। ठीक है, इसमें वाष्पोसर्जन जो पत्तियों से हो रहा है वो भी उत्तरदायी है, और पानी के अणुओं के बीच में, समान अणुओं के बीच लगने वाला बल कौन सा होता है? ससंजन। दोनों बल एक साथ काम करते हैं और पानी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों तक चढ़ा देते हैं। कैसे? देखो, इसमें यह बताया गया, ये दिया किसने? पहले तो ये ध्यान रखना, ये दिया था डिक्सन और जोली ने। ये पूछा जाता है, क्लियर? और रसारोहण का सबसे मान्य सिद्धांत यही है, यही है सबसे मान्य थ्योरी। ठीक है, तो क्वेश्चन एक ये भी पूछता है कि रसारोहण के लिए जितने भी हमने सिद्धांत पढ़े हैं, इसमें से जो सबसे सुटेबल, सबसे बेस्ट और अप्रूव्ड थ्योरी कौन सी है, मान्य थ्योरी कौन सी है? तो वो होती है वाष्पोसर्जनाकर्षण ससंजन बल सिद्धांत। कैसे? देखो, डिक्सन और जोली ने दिया। देखो, समझते हैं इसको। ये सिद्धांत आपको मैंने बताया था कि ये जो पौधा होता है, वृक्ष, क्लियर, इसकी जड़ों के अंदर इनने क्या कर दिया? पानी का एब्जॉर्प्शन तो कर लिया पैसिव एब्जॉर्प्शन से। ठीक है, अब ये बहुत ऊंचा वृक्ष है। इस ऊंचे वृक्ष पर क्या है? पत्तियां हैं, और पत्तियां क्या कर रही है? लगातार वाष्पोसर्जन कर रही है, ट्रांसपीरेशन कर रही है, ट्रांसपीरेशन। और ट्रांसपीरेशन करने के साथ साथ ये पानी का पाइप, मतलब जाइलम, कहां तक गया है? जड़ तक है। अब जैसे जैसे यहां से वाष्पोसर्जन होगा, तो वाष्पोसर्जन होने से क्या होगा? एक खिंचाव बल लगेगा, सक्शन प्रेशर। क्लियर? यहां से जाइलम धीरे धीरे खाली होगा और खाली जगहों में क्या आएगी? हवा। अब हवा तो है नहीं, क्योंकि एक पाइप का मुंह इधर है, एक पाइप का मुंह इधर, जड़ों के अंदर, पानी के अंदर डूबा हुआ है। आया ना समझ में? अब जैसे जैसे यहां से क्या होगा? ट्रांसपीरेशन होगा, एक सक्शन प्रेशर पैदा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाष्पोसर्जनाकर्षण। एक वाष्पोसर्जन के कारण एक आकर्षण बल पैदा हो रहा है, जो पानी को ऊपर धीरे धीरे खींच रहा है। जैसे जैसे यहाँ वाष्पोसर्जन होगा, वैसे वैसे पानी ऊपर चढ़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, और साथ ही साथ एक फोर्स और लग रहा है। कौन सा? कोहेजन फोर्स, ससंजन बल। ससंजन बल मतलब इसके अंदर क्या चढ़ रहे? पानी के अणु। तो पानी के अणु भी एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं।
जैसे आप अगर घुटने तक अगर मान लो कहीं नदी बह रही है, आप जाओ, पैंट आपका पहना हुआ है, आप आधे घंटे खड़े रहो, आपका पैंट ऊपर तक गीला हो जाएगा। पानी के अणु एक दूसरे को ऊपर चढ़ाते हैं, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? ससंजन बल। तो ये वाला आपका सिद्धांत जो है रसारोहण के लिए मान्य थ्योरी है। हो गया क्लियर भैया? बताइए। तो एसेंट ऑफ शेप क्लियर हुआ आपको? बहुत आसान है। बताइए भैया, सभी लोग बताइए, हो गया क्लियर? वाष्पोत्सर्जनाकर्षण ससंजन बल सिद्धांत, इसमें दो बल एक साथ कार्य करते हैं, एक तो ट्रांसपीरेशन और दूसरा कोहेजन। अरे बताइए, हो गया क्लियर? आगे बढ़ें फिर। नेक्स्ट जो प्लांट फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी जो प्रोसेस है वो कौन सी है? वो है ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा देखो, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था ना रसारोहण, उसमें मैं बोल रहा था ना पत्ती से वाष्पोत्सर्जन हो रहा है और वो जड़ों से ऊपर तक पानी चढ़ाने में मदद कर रहा है। तो वाष्पोत्सर्जन इसीलिए जरूरी है, होगा, अगर नहीं होगा तो पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा, ठीक है। खाली होगा तो उससे, अरे खाली है वही, रसारोहण में सेम सिद्धांत वही है। घर पे आप क्या करो, एक गिलास में जूस लो, एक पाइप लगाओ और मुंह से खींचो, जितना आप खींचोगे उतना पानी ऊपर चढ़ेगा। तो ऊपर से पत्ती से वाष्पोत्सर्जन हो रहा है तो वो पाइप में खिंचाव पैदा हो रहा है, जाइलम में पानी ऊपर चढ़ रहा है। आया ना समझ में? ध्यान रखना। चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट हमारा आता है वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन। भैया बाकी लोगों को क्लियर नहीं हुआ? दो ही लोगों का रिस्पॉन्स आया कि सर क्लियर हो गया। बाकी लोगों को क्लियर नहीं हुआ? भैया बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूं आपको, आपकी भाषा में, टेक्निकल लैंग्वेज तो यूज ही नहीं की मैंने। वाष्पोत्सर्जन या, सर एक बार और समझाना, जरा सा रोना। समझा दूंगा, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखो धीरे धीरे सब चीजें कनेक्ट होती जाएगी, अपने आप चीजें समझ में आएगी। धीरे धीरे समझाते जाऊंगा, चीजें क्लियर होती जाएगी। क्यों? क्योंकि सब चीजें कनेक्ट है एक दूसरे से। जब ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कौन सा, ये वाला, तब सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, वाष्पोत्सर्जन तो पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं, वायवीय भाग मतलब एरियल पार्ट, जमीन के ऊपर वाले, जड़ को आप छोड़ दो, बाकी ऊपर कौन कौन से पार्ट होते हैं? तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल सब होते हैं ना। तो सभी से वाष्पोत्सर्जन होता है, ऐसा नहीं कि खाली पत्तियों से होता है। ये अलग है कि पत्तियों से सबसे ज्यादा होता है, बट पौधे, जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर में पसीना सब जगहों से निकलता है, आया ना समझ में? निकलता है कि नहीं? तो ऐसे ही पौधे का जो एरियल पार्ट होता है, जिसको हम शूट सिस्टम कहते हैं, जमीन के ऊपर वाला भाग, उस पूरे भाग से या पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में हानि होना क्या कहलाए? वाष्पोत्सर्जन या उत्स्वेदन कहलाएगा, जिसको हम कहेंगे ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ट्रांसपीरेशन में अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन यही पूछता है इसकी डेफिनेशन। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन में पौधे द्वारा कुल अवशोषित जल का कितना प्रतिशत हानि होती है? तो पौधे ने अगर 100 ml पानी अगर पूरे दिन में खींचा है ना, उसमें से 99 ml वो क्या कर देगा? ट्रांसपीरेशन कर देगा, ठीक है। तो 99% जल की हानि होती है, ठीक है। तो जो भी स्थलीय प्लांट हैं, मीजोफाइट्स हैं, उनसे 99% जल की हानि क्या होती है? वाष्पोत्सर्जन में होती है। ये क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखना। मीजोफाइट्स क्या होते हैं? अब आपके माइंड में फिर कंफ्यूजन आ जाएगा, सर मीजोफाइट्स क्या है? ऐसे पौधे ना तो जिनको ज्यादा तापमान चाहिए, ना कम चाहिए, एवरेज चाहिए, ना पानी ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, ना ज्यादा आर्द्र जलवायु चाहिए ना ज्यादा कम आर्द्र जलवायु चाहिए, मॉडरेट प्लांट, ठीक है।
तो मीजोफाइट्स में सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है। आप बोलोगे सर मरुस्थलीय पौधों में सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है, रेगिस्तानी पौधों में। बिल्कुल गलत। रेगिस्तानी पौधे तो सबसे कम वाष्पोत्सर्जन करते हैं, क्योंकि उसके अंदर इस टाइप का एडॉप्टेशन है, इस प्रकार के स्टोमेटा होते हैं कि वो स्टोमेटा खोलेंगे ही नहीं, पानी को हानि होने ही नहीं देंगे। ठीक है, भले ही वो गर्म वातावरण में रहते हैं। भैया आपको ज़्यादा पसीना आएगा या पश्चिमी राजस्थान में जो रहता है उसको ज़्यादा पसीना आएगा? आप खुद बता दीजिए। पसीना जो पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर में रहता है, जहाँ सबसे ज़्यादा तापमान होता है, उसको पसीना कम आएगा, क्योंकि उसकी बॉडी वैसे मॉडिफाई हो चुकी है। आप अगर गलती से पहुंच जाओगे ना तो पसीने में नहा लोगे, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो इस क्लाइमेट के हिसाब से है कि जहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है। ठीक है, ध्यान रखना। अगर जम्मू कश्मीर वाले किसी व्यक्ति को आप निमाड़ में ले आओगे तो उसको पसीने में नहाएगा वो, है ना समझ में। तो जो जीरोफाइट्स होते हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन कम होता है, बट जो मीजोफाइट्स होते हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है। सबसे कम वाष्पोत्सर्जन होता है हाइड्रोफाइट्स में। हाइड्रोफाइट्स मतलब जलीय पौधे जो पानी के अंदर है, तो वो तो ऑलरेडी हमेशा ठंडे ही रहते हैं, उनको तो वाष्पोत्सर्जन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। अब आता है वाष्पोत्सर्जन का प्रकार। तो वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है? बहुत आसान है भैया। वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का मतलब कौन कौन सा? उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, और तीसरा जो मेन है वो है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जिसको क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो पत्ती के ऊपर, पत्ती हो, तना हो, शाखा हो, सभी के ऊपर एक पतली क्यूटिकल परत होती है। जैसे हमारे इस पे स्किन पे क्यूटिकल परत स्किन के अंदर की साइड है। ठीक है, तो एक क्यूटिकल की एक पॉलीथीन जैसी एक परत होती है, जिसको आप जो है वो एपिडर्मिस से अलग नहीं कर पाते। ठीक है, वो क्यूटिकल की परत अगर जैसे मान लो तेज आंधी आई या पत्ती के ऊपर अगर पत्ती मुड़ गई तो क्यूटिकल की परत क्रेक हो गई, या तने की शाखा कोई टूट गई तो क्यूटिकल की परत क्रेक हो गई। तो तने पर, शाखाओं पर, पत्तियों पर एक क्यूटिकल की परत होती है, मोस्टली पत्ती पर। ठीक है, ये क्यूटिकल की परत क्या करती है? वाष्पोत्सर्जन को रोकने का काम करती है। ठीक है, लेकिन किसी कारण से अगर ये क्यूटिकल की परत अगर डैमेज हो जाए तो उससे पानी क्या होता है? वाष्प बनकर बाहर निकल जाएगा। अब वो वाष्पोत्सर्जन को नहीं रोक पाएगी। ठीक है, तो इसको कहा जाता है क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अगर हम देखें तो सबसे मोटी क्यूटिकल की परत जो होती है वो जीरोफाइट्स में होती है, क्योंकि उनमें वाष्पोत्सर्जन को ज्यादा रोकना पड़ता है उनको, मरुस्थलीय पौधों को। जैसे नागफनी है, ओपनशिया है, आपने पढ़ा होगा, आया ना समझ में। या फिर जितने कैक्टीज होते हैं, या फिर पाइनएप्पल है, जो भी रेगिस्तानी पौधे हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए मोटी क्यूटिकल की परत होती है। ठीक है, किसमें नहीं होती क्यूटिकल परत? तो जो जलीय पौधे होते हैं उसमें क्यूटिकल की परत नहीं होती। तो ध्यान रखना। तो क्यूटिकल परत के क्षतिग्रस्त होने से, डैमेज होने से जो पानी भाप बनकर बाहर निकल रहा है उसको कहा जाता है क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। हो गया क्लियर? और ये कितना होता है? टोटल जितना भी वाष्पोत्सर्जन होता है उसका लगभग 3 से 9%। ठीक है, कहीं कहीं पर ये 10% भी लिखा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये 3 से 9% तक होता है। जितना भी पौधे का वाष्पोत्सर्जन हो रहा है उसका 3 से 9% क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन के द्वारा होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रंध्रीय या लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन क्या होता है? तो जो तने पर, फल पर, तने पर और फल पर कुछ अलग टाइप के छिद्र होते हैं, पत्ती की बात नहीं कर रहा हूं, तने पर और फलों पर कुछ अलग टाइप के रंध्र होते हैं जो हमेशा ओपन होते हैं। ठीक है, इन रंध्रों के द्वारा अगर पानी भाप बनकर बाहर निकलता है वाष्प के रूप में, तब हम इसको बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। ठीक है, इसको लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन क्यों कहा है? क्योंकि तने पर देखो,
काष्ठीय पौधे मतलब जिनका तने पर छाल होती है। छाल आपने देखा होगा, बरगद, आम, छाल होती है। तो जिन फल वृक्षों में या पौधों में छाल होती है, उस छाल के नीचे होते हैं ये रंध्र। दूसरा, फलों पर भी उपस्थित होते हैं। इन रंध्रों को कहा जाता है वात रंध्र या लेंटिकल्स। क्या बोलते हैं? लेंटिकल्स। ये रंध्र एक्चुअल में काय के लिए होते हैं? हवा लेने के लिए। किसके लिए होते हैं? हवा को ग्रहण करने के लिए। बट इनसे भी कुछ मात्रा में पानी भाप बनकर निकलता है। ठीक है, तब इसको इस वात रंध्र के नाम से ही बोलते हैं, लेंटिकल के नाम से ही कहा जाता है। चूंकि लेंटिकल से हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ध्यान रखना। थर्ड हमारा, अच्छा ये जो होता है ये 0.1 से 1%, सबसे कम ये होता है। ठीक है, मतलब लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन में जल की हानि सबसे कम होती है, 0.1 से 1%। थर्ड जो होता है जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन मतलब पत्ती पर जो रंध्र पाए जाते हैं, पत्तियों पर जो स्टोमेटा होते हैं उनको कहा जाता है स्टोमेटा, रंध्र को। और स्टोमेटा, पत्ती पर पाए जाने वाले रंध्र स्टोमेटा, और पत्तियों के द्वारा या स्टोमेटा के द्वारा जो पानी भाप बनकर बाहर निकल रहा है, यह वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, इसको हम बोलेंगे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। नाम से ही, जो छेद का नाम है उसी नाम से बन रहा है, स्टोमेटा से होने वाला स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ठीक है, और इससे लगभग कितना जल का हानि होता है? टोटल ट्रांसपिरेशन का 90%। टोटल ट्रांसपिरेशन में पानी की हानि 99%। बट अगर हम बात करें किसकी? हम बात करें स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की। भैया कुल वाष्पोत्सर्जन में जल की हानि पढ़ चुके हैं हम, 99% जल वाष्प के रूप में हानि होता है। फिर हमने वाष्पोत्सर्जन को 3 कैटेगरी में बांटा, तो 3 कैटेगरी में सबसे ज्यादा जो होता है वो स्टोमेटल होता है। तो स्पेशली स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का पूछे तो 90% लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, बट अगर टोटल केवल बोल दे कि वाष्पोत्सर्जन में कितने जल की हानि होती है तो 99%। हो गया इतना क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये 3 प्रकार का, और जनरली सामान्य प्रकार का जो वाष्पीसर्जन है, वाष्पोत्सर्जन है, वो यही है। इसी को हमको पढ़ना है। आया ना समझ में? कौन सा? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ये 2 तो कम होते हैं, मुख्य जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो स्टोमेटल ही होता है। आया ना समझ में? और इसी को हमको क्या करना है? आगे पढ़ना है। हो गया इतना क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये 3 प्रकार का वाष्पोत्सर्जन होता है। अब हम पढ़ेंगे स्टोमेटा की संरचना, स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर। तो इसको हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास का समझ में आया कुछ? बताइए।